Today's main topic is establishment of Islamic role in India. तो मेडिवल इंडिया के इमरजेंस की बात करेंगे हम इस चैप्टर में और यहाँ पे जो हम रेफरेंस यूज कर रहे हैं वो है जे एल मेहता वॉल्यूम थर्ड, जो कि मेडिवल हिस्ट्री की सोसाइटी और कल्चर से रिलेट करती है, जो कि बहुत ही डिटेल्ड और इंफॉर्मेटिव बुक है। मेडिवल इंडिया पे सोसाइटी और कल्चर के बारे में बताती है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट डिस्कशन। इस्लाम का जब एडवेंट होता है, यानी जब इस्लाम अराइव करता है यहाँ पे इंडिया में, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आता है पॉलिटिकल अरीना में, रिलीजियस और सोशियो कल्चरल स्फीयर में। अब यहाँ पे कुछ इन्वेजन्स होते हैं जिसकी वजह से जो इस्लाम है वो प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश हो पाता है। तो सबसे पहले उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो है मोहम्मद बिन कासिम का। 711 से 712 कॉमन एरा की बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं महमूद ऑफ गजनी। 1000 से 1027 तक रिपीटेड इन्वेजन करते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से काफ़ी कल्चरल और पॉलिटिकल अपीवल देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे मोहम्मद गौरी। 1175 से 1205, और यहाँ पे इनके बाद एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है यहाँ पे इस्लामिक रूल इन इंडिया का। तो ज़रा इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं कौन-कौन से इन्वेजन इन्होंने यहाँ पे किए थे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी रिलेटेड है इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देवल में आए थे ये। 712 कॉमन एरा की बात करेंगे कराची वाले एरियाज़ में, और सिंध वाले एरियाज़ में इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया था। एडवांस वेपनरी को यूज़ करके यहाँ पे इन्होंने हराया था जो भी डिफीटेड थे यहाँ पे राजा दहेज ने भी, जो उस एरिया में यहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे। साथ ही साथ उसके बाद नेरम में, जो कि यहाँ पे अगेन हैदराबाद सिंध वाला एरियाज़ आ जाएगा। सिविस्तान में सहवान की बात करेंगे। ब्राह्मणबाद सेंट्रल सिंध की बात करेंगे। मुल्तान पंजाब, अलौर सिंध, क्वांतबिल ये बलूचिस्तान। तो ये स्टार्टिंग के उनके इन्वेजन थे जिसकी वजह से यहाँ पे जो था अर्ली इस्लामिक इन्वेजन कंसिडर किया जाता है। तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वाज़ नॉट मेंशन इन द जेएल मेहता। नेक्स्ट यहाँ पे है मोहम्मद गौरी की बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने भी इन्वेजन्स किए थे। तो फर्स्ट इन्वेजन की बात करेंगे यहाँ पे, तो मुल्तान सिंध वाले एरियाज़ में यहाँ पे किया था उन्होंने। सेकंड गुजरात में किया था। थर्ड इन्वेजन लाहौर पंजाब में किया है। फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन उनके अंडर में यहाँ पे होता है हरियाणा में। सेकंड बैटल ऑफ तरीन अगेन हरियाणा में। दिल्ली का कॉन्क्वेस्ट किया है उन्होंने। कॉन्क्वेस्ट ऑफ अजमेर राजस्थान। बैटल ऑफ चंदवार उत्तर प्रदेश। कॉन्क्वेस्ट ऑफ बिहार बिहार वाले एरियाज़ में। बंगाल एंड रेबेलियस इन दी मुल्तान वाले एरियाज़ में। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इन्होंने भी 11 इन्वेजन्स इंडिया के अगेंस्ट में यहाँ पे किए हैं। अब बात करते हैं सबसे फेमस यहाँ पे जो है मोहम्मद ऑफ गजनी। इन्होंने 17 टाइम्स इंडिया को इन्वेड किया है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा नाम इन्हीं का यहाँ पे आता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है 1000 कॉमन एरा से, तो पेशावर वाले एरियाज़ में आती है। उसके बाद दूसरा भी पेशावर, फिर पंजाब, मुल्तान, पेशावर अगेन, मुल्तान एरियाज़, थानेश्वर, कश्मीर, उत्तर प्रदेश। कश्मीर में सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे मथुरा, कन्नौज, कालिंजर, ग्वालियर, कालिंजर, लाहौर, गुजरात वाले एरियाज़ तक और सिंध वाले एरियाज़ तक यहाँ पे आ जाते हैं और अलग-अलग एरियाज़ में यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। तो अगेन इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट है क्लैश ऑफ कल्चर। अब जब ये सारे इस्लामिक इन्वेजन हो रहे हैं तो उस टाइम पे जो मेन पावर है जो इनको डिफेंड कर रही है वो कौन है? वो है राजपूत, और यहाँ पे इनको कंसीडर किया जाता है स्वॉर्ड आर्म ऑफ द इंडिया एंड द अगेंस्ट मुस्लिम इन्वेजर्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अब यहाँ पे दोनों का ही यहाँ पे कल्चर अलग है और रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ भी अलग है, तो वो भी यहाँ पे आपस में कन्फ्रंट हो रही हैं, तो ये भी चीज़ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हमें को इंटरैक्शन और सिंथेसिस की बात करेंगे यहाँ पे, तो ओवर द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कल्चर एक्सचेंजेस देखने को मिलते हैं यहाँ पे बिटवीन द 2 फोर्सेस, तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक-दूसरे के इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे जो एंशिएंट हिंदू सोसाइटी है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि जो मेन राजपूत कल्चर था वो यहाँ पे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। एक के बाद राजा जो है यहाँ पे राजपूत क्लैन्स जो है वो यहाँ पे एंड होती जाती है, डिफीट होती जाती है, और उसी के साथ-साथ उसका जो कल्चर है वो भी डिके होता जाता है, और इसके साथ ही इंडो इस्लामिक सोसाइटी और कल्चर का इमर्जेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एक क्लासिकल ब्लेंड है हिंदू और मुस्लिम ट्रेडिशंस का। क्योंकि जो मुस्लिम इन्वेडर्स यहाँ पे आए थे वो अपने साथ और ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके आए थे, लेकिन वो यहाँ पे लोकल पीपल्स के साथ मिक्सअप होके यहाँ पे जो कल्चर है वो अमलगमेशन, यानी दोनों का ही हमको एक मर्जर देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो कल्चर है वो नाइदर यहाँ पे हिंदू है नॉर मुस्लिम है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्टिंक्टली यहाँ पे जो है एक सेपरेट है, दैट इज इंडो मुस्लिम यहाँ पे कल्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो जब इस्लामिक इन्वेडर्स इंडिया को इन्वेड कर रहे थे बार बार कॉन्टिन्यूसली, तो उस टाइम पे इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी? क्यों हम अपने बाउंड्रीज को, अपने फ्रंटियर्स को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे? तो उसका जो रियल रीजन है वो ये है, सबसे पहले ट्रेस करते हैं कि जो एंशिएंट इंडिया है उसका डिसइंटीग्रेशन होना कब स्टार्ट हो गया था? गुप्ता रूलर के
लास्ट गुप्ता रूलर के बाद, यानी गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो होता है स्कंदगुप्त, जो लास्ट रूलर यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड है 5552 टू 67 एडी की बात करेंगे। उसके बाद जो नेशनल यूनिटी स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे जो है हर्षवर्धन की डेथ के बाद, जो कि ये इवेंट होता है 606 टू 47 इनका टाइम पीरियड है उसके बाद, और पुलकेशिन सेकंड के बाद, ये जो यहाँ पे एक तरीके से यूनिटी थी समहाउ वो डिक्लाइन होती जा रही थी। अब ऐसा नहीं था, यहाँ पे अटेम्प्ट्स नहीं लिए जा रहे थे यहाँ पे इन चीज़ों को रिवाइव करने के, लेकिन ये एबॉर्टिव अटेम्प्ट्स थे, मीन्स फुल फ्लेजेड अटेम्प्ट्स नहीं थे, और ये बहुत ही माइन्यूस्क्यूल अटेम्प्ट्स थे, इट डजंट मेक एनी इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हर्ष एम्पायर के बाद यशोवर्मन यहाँ पे पावर में आए थे, और उन्होंने नॉर्थ इंडिया को यूनाइट करने की कोशिश करी थी और कन्नौज को अपना कैपिटल बनाने के लिए यहाँ पे, और इनके जो कंटेम्पररी है किंग दहिर है, इनके बारे में हम नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अब यहाँ पे ये जो यशोवर्मन है, एक तो अरब एडवांस को कंट्रोल कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो कश्मीर के लालादित्य हैं उनसे भी फाइट कर रहे हैं, और उनका जो टाइम पीरियड है 725 से 55 एडी, ये है कश्मीर के किंग ललादित्य। अब होता क्या है कि यशोवर्मन और ललादित्य के बीच में दोबारा से फाइट हो जाती है यहाँ पे, और ललादित्य जो है उनको यहाँ पे मार देते हैं। तो एक तरीके से जो स्ट्रगल आपस में ही चल रहा था, उसकी वजह से यहाँ पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं इन्वेडर्स पे। अब बात करेंगे कन्नौज के कंटेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो यशोवर्मन की जब डेथ हो जाती है, तो दोबारा से कन्नौज जो है वो यहाँ पे दोबारा से एक ट्रायंगुलर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 3 पावर्स कंटेस्ट कर रही हैं, राजपूतास डेक्कन के, गुर्जरा प्रतिहारास मालवा के, और पल्लवास ऑफ बंगाल के। अभी तीनों स्ट्रगल में गुर्जर प्रतिहारास जो हैं वो समहाउ यहाँ पे विक्टोरियस इमर्ज होते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो इनके रूलर है नागा भट्टा, ये कन्नौज को कॉन्कर करते हैं और इसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, यानी इसका जो स्टेटस है सर, इसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे गुजरा प्रतिहारा के जो लास्ट रूलर है, जिनको काजपाला बोला जाता है, इन्होंने क्या किया था, ये फाइट करते हैं महमूद ऑफ गजनी, उस टाइम पे इन्वेड करता है वो, लेकिन ये हार जाते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ग्वालियर के और कालिंजर के प्रिंस है, उनको लगता है कि इन्होंने इनकी प्रेस्टीज को गिरा दिया है, और यही खुद उसको मार देते हैं यहाँ पे। तो एक तो ये सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगी कि फाइनली कोई भी एक तरीके से पॉलिटिकल यूनिटी और यहाँ पे एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही थी सिचुएशंस, और ऐसे में इन्वेडर्स अपना काम करते थे, चले जाते थे यहाँ पे। अब बात करेंगे कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी हमको ले देखने को नहीं मिलती है यहाँ पे, कि जो भी स्टेट्स हैं, वो रीजनल स्टेट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपस में भी वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है यहाँ पे, कि मुस्लिम इन्वेजन से पहले की अगर हम बात करें तो काफ़ी छोटे-छोटे पार्ट्स में इंडिया डिवाइड हो गया था यहाँ पे, और छोटी-छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ अपने आप में ही यहाँ पे इमर्ज हो रही थी, और अपने आप को वो सुपीरियर कंसीडर कर रही थी। उनका सेल्फ इंटरेस्ट फर्स्ट था, नेशन इंटरेस्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नहीं था। ठीक है? अब ये जो छोटे-छोटे यहाँ पे चीफ्स और रूलिंग्स इमर्ज हो रहे हैं, इनको कलेक्टिवली बोला जाता है कि ये क्या है, राजपूत हैं। अब यहाँ पे इनकी कास्ट, रेस, कम्युनिटी, ट्राइब हो सकता है अलग है, लेकिन सभी लोग अपने आप को यहाँ पे राजपूत क्लैन्स को कंसीडर कर रहे थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट राजपूत लीडर्स की बात करेंगे, जो दाहिर, जैसे अभी मैंने आपको बात की थी लास्ट टॉपिक में, ताहिर जो ये ब्राह्मण है बाई कास्ट से, और ये अरब इन्वेजन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सिंध में 711 से 12। अब साथ ही साथ यहाँ पे जो विमेन्स है वो भी रेसिस्ट करती हैं अरब इन्वेजन्स को, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये करते हैं, यानी सिग्निफिकेंट चैप्टर है ये, जो एफर्ट्स करते हैं अरब को यहाँ पे इन्वेड करने से रोकने के लिए यहाँ पे सिंध वाले एरियाज़ को। नेक्स्ट यहाँ पे हैं राजपूत ऑफ द ज़बलिस्तान, ये भट्टी क्लैन से बिलॉन्ग करते हैं यहाँ पे, और ये भी अरब इन्वेजन को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं सिस्तान एंड बोलान पास में। ये 867 से 70 एडी की बात है। हिंदू शाही रूलर्स वो ब्राह्मण्स कंसीडर करते हैं अपने आप को यहाँ पे, जयपाल और अनंगपाल ऑफ काबुल एंड पंजाब, ये क्या करते हैं, ये टर्किश इन्वेजन्स को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स पे। तो ये अटेम्प्ट्स तो हो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि आप डिवाइडेड हो, आप सेपरेटली इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स ले रहे हो, जो कंसिडर यहाँ पे हो रहा है कि वो एक आइसोलेटेड इवेंट्स हो रहे हैं, आइसोलेटेड स्ट्रगल के यहाँ पे जो है वो डिफेंस हो रही है, लेकिन कोई भी यूनिटी होके, एक साथ होके आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे। ये मेन इंपॉर्टेंस जो हमने देखा कि लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूडल राजपूत स्टेट्स, ये जो इमर्ज हो रहे हैं यहाँ पे छोटी-छोटी प्रिंसिपैलिटीज। तो ये है क्या? तो एक तो यहाँ पे ये स्टेट्स अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपनी क्लैन्स के अकॉर्डिंगली, अपनी ट्राइबल्स के अकॉर्डिंगली, अपनी कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंगली। लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या है कि इंडिविजुअलिज़्म और फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अपने लिए यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने लिए सेल्फ इंटरेस्ट इनकी प्रायोरिटी है, पर्सनल फ्रीडम इनकी प्रायोरिटी है। अपना ईगो को यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा ऊँचा रख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी उनसे बोल देगा तो उसको डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही इनका कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कि इनका नोनी क्यों ना हो, इनका
नेबर ही क्यों ना हो यहाँ पे। कोई भी पॉलिटिकल फोरसाइट नहीं है कि चीज़ों को यहाँ पे ठीक किया जाए, स्टेबिलिटी लेके आया जाए, यूनिटी लेके आया जाए और कोई भी कॉन्शियसनेस इमर्ज नहीं हो पा रही है नेशनल की, वो अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी देख रहे हैं और उनका सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो प्रायोरिटी का बेसिस है यहाँ पे। तो कोई भी अगर इंपॉर्टेंट टर्म जैसे आज हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं पैट्रियोटिज्म, मदरलैंड, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका जो छोटा एरिया है वही उनके लिए सब कुछ है यहाँ पे। अब होता क्या है कि कॉन्स्टेंटली वॉर्स पे रहते हैं यहाँ पे कि आपस में ही यहाँ पे क्या करते हैं अपनी पावर को दिखाने के लिए आपस में ही फाइट करते रहते हैं यहाँ पे अपनी मिलिट्री पावर को दिखाने के लिए, अपनी मसल पावर को दिखाने के लिए, अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए आपस में ही फाइट करते रहते हैं। तो जो भी इनके पास एक तो एरिया छोटा है, छोटे एरियाज़ में छोटे रिसोर्सेज़ होंगे। अब क्या है, दूसरी बात ये भी है कि दूसरे एरिया को कंट्रोल करके उसके रिसोर्सेज़ ले लोगे, लेकिन आप ये सोच रहे हो, सामने वाला भी तो ये सोचेगा ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपस की फाइट की वजह से इनके जो रिसोर्सेज़ हैं वो वेस्ट हो जाते हैं और जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है सो दैट वाज़ न्यूट्रलाइज्ड ड्यू टू द म्यूचुअल वॉरफेयर और ये कोई भी यहाँ पे एक कॉमन स्टैंड नहीं ले पाते अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। साथ ही साथ यहाँ पे ये यूनाइट भी नहीं हो पाते अगेंस्ट दी फॉरेन इन्वेडर्स। तो यहाँ पे इनकी जो टेंडेंसीज है उसको कंसिडर किया गया सुसाइडल टेंडेंसीज। अब देखो ये सारे कीवर्ड्स हैं, अगर आप यहाँ पे अपनी आंसर राइटिंग में यूज करते हो यहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही रीजन है कि रेफरेंस बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे सिंप्लीफाई में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है नोट्स। जो भी आपको यहाँ पे लग रहा है कि रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, उसको जस्ट साइडलाइन कर दीजिए यहाँ पे, नोट इट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए व्हाटएवर यू वांट और उसको यहाँ पे मेन आपके जो नोट्स है उसमें ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो सुसाइडल टेंडेंसीज जो है यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ पे राजपूत यूनाइट नहीं हो पा रहे अगेंस्ट वन कॉमन एनिमी दैट इज द इस्लामिक इन्वेडर्स या फिर मुस्लिम इन्वेडर्स की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फ्रीक्वेंटली यहाँ पे लीडर्स चेंज हो रहे हैं, एक के बाद लीडर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से जो पीपल हैं इवन वो भी यहाँ पे उनको क्वेश्चन आ रहा है कि किसको लॉयल रहें और किसको ना रहें यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे माइट ओवर राइट कि भाई टेरिटोरियल कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको यहाँ पे वॉर के थ्रू सॉल्व किया जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे माइट जिसके पास ज्यादा पावर है वही यहाँ पे जो है, भले राइट नहीं है, वो एक अच्छा रूलर नहीं है लेकिन उसके पास पावर है तभी वो यहाँ पे दोबारा पावर में आ रहा है या फिर वो एक एरिया को सबजुगेट करके यहाँ पे पावर में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे माइट ओवर राइट बात की गई। राजपूत प्रिंसिपैलिटी डायनामिक्स की बात करते हैं, तो अनडाउटेडली ये लोग बहुत ही एम्बिशियस रूलर्स हैं और ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एरिया को अपने अंडर में लेना चाहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी अगर एक स्ट्रॉन्ग एक लीडर निकल के आता है या फिर एक कैपिटल प्रिंस निकल के आता है, तो वो यूनाइट नहीं कर पाता। उसका यहाँ पे प्रॉब्लम ही यही है कि एम्बिशियस रूलर्स की वजह से, अपनी पावर को दिखाने की वजह से ये अपने नेबर्स को भी यहाँ पे जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मीन्स कोई भी फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है यहाँ पे, कोऑपरेशन का कोई भी यहाँ पे एलिमेंट नहीं है। सिंपली आइदर आप यहाँ पे वॉर करके उसको कंट्रोल कर लो या वो आपको कंट्रोल कर ले, बस यही इनको यहाँ पे पता है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जो डोमिनेंस का जो नेचर है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इन राजपूत एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर अगर हम इनकी डायनामिक्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो अगर कोई भी पावरफुल अगर एक इमर्ज हो भी रहा है रूलर तो वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेट करने को, जिसकी वजह से होता क्या है कि वहाँ के पीपल्स जो हैं, उनके अगेंस्ट हो जाते हैं यहाँ पे और लेटर ऑन जब कोई उनमें से कोई अच्छा रूलर निकल के आ जाता है या फिर पावरफुल बन जाता है या फिर अलायंस बना लेता है, तो वो पहले वाले को हरा देता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं कि वो डोमिनेंस जो भी इम्पोर्टेंट जो भी थोड़ा-सा बड़ी पावर है वो डोमिनेट कर लेगा यहाँ पे वीकर सेक्शन को एंड वाइस वर्सा वाज़ आल्सो ट्रू जब वो पावर में आ जाएगा यहाँ पे। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो ये पैरामाउंटेंसी की क्लेम कर रहे हैं कि भाई मैंने उसको हरा दिया और वो अब मेरे कंट्रोल में है, तो वो तभी तक है जब तक वहाँ की पावर जो है दोबारा से रिवाइव नहीं हो पा रही है यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो सुप्रीमेसी का क्लेम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेग है यहाँ पे, ठीक है? और नॉट एनफोर्स बियॉन्ड द टॉलरेबल लिमिट, लेकिन यहाँ पे कंटीन्यूअसली सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जो कुछ वीकर स्टेट्स है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पे, जब तक उनके पास रिसोर्सेज़ भी नहीं है तो भाई वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही उनके पास रिसोर्सेज़ आएँगे या फिर कोई और उनको सपोर्ट कर देगा, तो वो क्या करेंगे यहाँ पे दोबारा से रिटेलिएट कर देंगे। तो यहाँ पे डीमोरलाइजिंग इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है यहाँ पे कि जो सब्जुगेट हो रहे हैं यहाँ पे छोटी-छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ या स्मॉल रूलर्स जो हैं, वो आपके डर के मारे तो आ रहे हैं लेकिन कोई भी कोऑपरेट नहीं करेगा कि उनको पता चल रहा है कि भाई आपकी फाइट हो रही है मुस्लिम इन्वेडर से, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि उनके साथ आपने बहुत गलत कर चुके हो। सो दैट इज़ द रीज़न ये कोई भी यूनिटी और कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर का बिल्कुल भी एब्सेंस देखने को मिलता है। कोई भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं था। भाई हम पुरानी चीज़ों पे यहाँ पे चले आ रहे थे, कोई भी इनोवेशन नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो नो फोर्स एक्सिस्टेड टू रिस्ट्रेन द वॉरिंग प्रिंसेस और यूनाइट देम अगेंस्ट द फॉरेन एग्रेशन। सिर्फ और सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे सभी लोग सोच रहे हैं। साथ ही साथ कोई भी क्रिएटिव लीडरशिप भी नहीं देखने को मिलती है। अगर हम 647 से 1200 एडी की यहाँ पे बात करेंगे, जिसको ये टर्म दिया जाता है कि ये राजपूत सिविलाइजेशन है। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस ये एक मिसलीडिंग टर्म है यहाँ पे, ठीक है?
ऐसा क्यों है? क्योंकि जो राजपूत है बहुत ही माइन्यूल पार्ट है इंडियन सोसाइटी का। उनकी जो यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो बहुत छोटा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है? तो हाँ, ज़रूरी वो सोशल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लेकिन वो एक लार्ज सेक्शन नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे जो सिविलाइज़ेशन की बात करेंगे, तो वो एक मिसलीडिंग टर्म है जो उन्होंने ही क्रिएट किया था यहाँ पे। अब इनके कल्चर कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे जो चीज़ें चली आ रही थी उनको प्रिज़र्व किया है। साथ ही साथ कुछ और चीज़ों को भी यहाँ पे ऐड किया है राजपूत कल्चर को यहाँ पे इन्होंने एंशिएंट इंडियन सिविलाइज़ेशंस में। लेकिन यहाँ पे जो पीरियड ऑफ रेनेसां है या जो सोशल रिजुविनेशन की बात करेंगे यहाँ पे वो गुप्ता एम्पायर के साथ ही डिक्लाइन हो गया था और गुप्ता एम्पायर जो है यहाँ पे उसको क्लासिकल एज बोला जाता है यहाँ पे इसीलिए बोला जाता है और उसके बाद डार्क एज स्टार्ट हो जाती है। तो ये कंसिडर किया जाता है। इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो जेएल मेहता ने ये मेंशन किया है तो यहाँ पे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में और इनोवेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया है, यानी स्टैग्नेशन इन डेवलपमेंट। कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है कि जो चीज़ें पुरानी चलती आ रही है वही चीज़ें पुरानी चल रही हैं, कोई भी यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। सोसाइटी जो है डे बाय डे यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटरी होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा रेगुलेशंस आती जा रही है यहाँ पे, कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है यहाँ पे और लेथार्जिक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया उन्होंने, ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं। सोशल वर्च्यूज़ और लिमिटेशंस की बात करेंगे यहाँ पे, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट राजपूत कल्चर और सिविलाइजेशन या जो मेन एलिमेंट्स की बात करेंगे, कस्टम ट्रेडिशंस, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एलीट सेक्शन में है और अपर कास्ट में देखने को मिलता है। जो यहाँ पे लोअर वाले सेक्शन है, उनमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं देखने को मिलता है कि अगर हम ब्रॉडर सोसाइटी की बात करेंगे, तो वहाँ पे अभी भी कास्टिज़्म है और जो इंक्लूसिविटी का जो एलिमेंट है, वो अभी भी काफ़ी लिमिटिंग है, यानी अभी भी यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अब ज़रा बात करेंगे यहाँ पे ये जो कास्ट सिस्टम यहाँ पे जो है, इसको ज़रा देखते हैं यहाँ पे कि सोसाइटी का डिवीज़न जो है यहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है यहाँ पे और अब जो कास्ट है, सब कास्ट है, वो अपने आप को एक तरीके से यहाँ पे सेपरेट देख रही है। वो यहाँ पे एक-दूसरे के साथ मिलना नहीं चाहती, यानी टॉलरेंट नहीं है, टॉलरेंस बिल्कुल ही लेस है। फॉर एग्जाम्पल इंटरमैरेज या फिर फूड शेयरिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है यहाँ पे। काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है छोटी कास्ट का, काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है बाय द हाई कास्ट, तो ये सारी चीज़ें देखनी जाएँगी। इवन अनटचेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा हीनियस जो चीज़ें हैं यहाँ पे, वो भी वर्स्ट फॉर्म में प्रैक्टिस की जा रही है अगेंस्ट द पुअर एंड द डेस्टिट्यूट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेस्टिट्यूट? दैट इज़ पुअरेस्ट अमंग्स्ट द पुअर, जो सबसे लोअर, पुअर में भी सबसे लोअर यहाँ पे हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सोशल यूनिटी। कास्ट सिस्टम की वजह से सोसाइटी में इतना ज़्यादा डिसरप्शन आ गया है, इतना ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन आ गया है कि कोई भी आपस में यूनाइट होना नहीं चाह रहा है यहाँ पे। तो इवन जो हिंदूज़ हैं, वो भी आपस में काफ़ी डिवाइडेड हो चुके हैं ड्यू टू दिस कास्ट सिस्टम और यही रीज़न है यहाँ पे कि एक सेंटेंस मेंशन है, हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ, कि भाई एक घर के यहाँ पे अगर हम पूरा इंडिया को यहाँ पे या उस एरिया को कंसिडर करेंगे, यहाँ पे सोसाइटी के पीपल्स को, वो आपस में ही डिवाइडेड, तो आपस में ही लड़ रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो कास्ट की वजह से हो गया है यहाँ पे या फिर अपनी सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से हो गया, तो हम कैसे कॉमन एनिमी के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं यहाँ पे। अब ज़रा बात करते हैं टोयनबी, जो यहाँ पे हिस्टोरियन है, वो बताते हैं रिलीजियस सैंक्शन और ये प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर देते हैं। ये टोयनबी यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो रिलीजन है, वो कास्ट सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा एग्रीवेट कर देता है, मीन्स मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है। इसका हार्मफुल इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो भी रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस है, वो कास्ट को एक मॉरल सेंटिटी दे देती है। फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, और ये जो यहाँ पे सिस्टम है, ये बहुत ही पुराना है। तो लोग ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नया सिस्टम थोड़ी ना बताया, वी आर यूजुअली फॉलो जो पुराना सिस्टम यहाँ पे चला आ रहा है। इसी के लिए यहाँ पे इनको वो कंसिडर किया जा रहा है कि ये जो यहाँ पे रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस है, वो एक तरीके से पॉइजनस टिश्यू है, जो कि कास्ट की फॉर्म में बहुत ही बड़े प्रपोर्शन में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और इसको अब कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता जा रहा है। नेक्स्ट इज रीजंस फॉर द वीक रेसिस्टेंस टू द इन्वेडर्स। तो जितनी भी चीजें अभी हमने पढ़ी उसको यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं। एक तो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि सोसाइटी ऑलरेडी कास्ट रिडन है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हाफ ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन जो है वो सिंपली देख रही थी जब यहाँ पे राजपूत जो है वो मुस्लिम्स इन्वेडर्स के अगेंस्ट में यहाँ पे फाइट कर रहे थे, क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। चाहे वो कोई भी रूलर चेंज हो, तो उनको लग रहा था हमारे लिए तो सिचुएशन सेम ही रहेगी, सो हम क्यों यहाँ पे सपोर्ट करें, है ना? सो दैट इज द रीजन। क्यों? क्योंकि आपने उनका ट्रस्ट ही गेन नहीं किया है यहाँ पे, उनको ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे जो सोशल और नेशनल विजन है राजपूत का, बहुत ही लिमिटेड है। सिर्फ और सिर्फ अपना सेल्फ सेंट्रिक यहाँ पे एटीट्यूड जो उनका है, वही उनके लिए यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट बन जाता है। एक सुसाइडल टेंडेंसीज जो वर्ड यूज हुआ था, वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं। कोई भी लीडरशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं प्रोवाइड कर पाया, जो सब लोग उसको रिस्पेक्ट करे और उसको सपोर्ट करे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द क्राइसिस। क्यों? क्योंकि जो भी अच्छा यहाँ पे प्रिंस होता था या फिर जो थोड़ी पावरफुल होता था, वो दूसरों को सब्जुगेट करना स्टार्ट कर देता, तो आसपास वाले लोग उसको वैसे ही यहाँ पे एनिमोसिटी या फिर उसको हेट्रेट करना स्टार्ट कर देते थे यहाँ पे। सो मासेस डिड नॉट आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्ट विद द राजपूत स्टेट्स। एक के बाद तो यहाँ पे लीडरशिप चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, तो किसको वो लॉयल रहे?
किसको वो यहाँ पे रिस्पेक्ट करें और जिसको वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक बार पावर में आने के बाद उनको ही यहाँ पे क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है और उनको ही एक्सप्लॉइट कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट इंटरनल वीकनेस की बात करें तो इंडियन सोसाइटी लैक यूनिटी डिसिप्लिन एंड मैच्योरिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नेशनल क्राइसिस। घर पे भी होता है यहाँ पे कि हो सकता है कि आपस में यहाँ पे जो ब्रदर्स हैं वो आपस में फाइट कर रहे हो या फिर घर में और भी कोई प्रॉब्लम्स हो, लेकिन अगर कोई बाहर का अगर कोई यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो जाता है तो सब घर के लोग यहाँ पे मिल के फाइट करते हैं उससे ना। लेकिन इंडियन के केस में ऐसा नहीं था, स्पेशली राजपूत के अंडर में, कि वो भले कोई भी क्राइसिस आ रहा है वो अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी देख रहे हो, नेगोशिएट कर रहे थे कि भाई उनको नुकसान ना हो, बाकी तुम्हें जो करना है कर दो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। इवन खुद सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है? आगे चल के हम देखेंगे इसको। तो इंटरनल वीकनेस की वजह से हुआ क्या कि हमारी जो एक वाइटैलिटी थी यहाँ पे सर, वो हमारी ड्रेन्ड हो जाती है और कोई भी यहाँ पे ऑथेंटिसिटी बिल्कुल भी नहीं रहती है। सुपरफिशियल स्टेबिलिटी की बात करें कि जो बाहर से बहुत बड़ा चढ़ा के दिख रहा था, अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे। सो दीज़ आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स कि भाई जब इन्वेडर्स आ रहे थे यहाँ पे तो हमारी पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशो कंडीशंस क्या थी? तो हमने इस चीज़ को देखा, आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो ये जेएल मेहता का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट फ्यू टॉपिक्स और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे यहाँ पे। जो भी इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक है उसको नोट्स के फॉर्म में आपको तक पहुँचाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।